स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ सिग्मा एल। पहले सिग्मा एल के डेरिवेशन पे चलते हैं। लेट्स कंसिडर द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस फर्स्ट। सो आई वांट टू फाइंड द स्ट्रेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, मींस एक्टिंग ऑन वर्टिकल प्लेन। सो आई विल कट द सिलेंडर यूजिंग द वर्टिकल प्लेन। मैं सिलेंडर को वर्टिकल प्लेन से कट कर दूंगा। ओके, नाउ अंडरस्टैंड बेटा, इनिशियली there were forces acting on this surface, इस सरफेस पे और इस सरफेस पे फोर्सेस लग रहे थे इक्वल एंड अपोजिट, लाइक दिस। इस तरीके से फोर्सेस लग रहे थे एंड दे वर इक्वल एंड अपोजिट। सिग्मा summation of fx was equals to 0, but if I cut it like this and if I consider the left part, अगर मैं इसको mn प्लेन से कट कर दूं और मैं अगर लेफ्ट वाले पार्ट को कंसीडर करूं, आई एम कंसीडरिंग द लेफ्ट पार्ट, आई एम नॉट कंसीडरिंग द राइट पार्ट, अब मैं लेफ्ट पार्ट को कंसीडर कर रहा हूं, देन देयर विल बी एन इम्बैलेंस ऑफ फोर्स, राइट? देयर विल बी एन इम्बैलेंस ऑफ फोर्स। नाउ summation of fx is not equals to 0, but we have to keep summation of fx equals to 0. So what is going to happen beta, in order to balance these forces, ये फोर्सेस कौन से प्लेन में लग रहे हैं समझिएगा। इफ दिस इज माय सिलेंडर, तो ये जो एंड वाला प्लेन है ना, दिस एंड प्लेन, वर्टिकल प्लेन, दीज फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैट प्लेन। ओके, ये प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक है, प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है। तो इस प्रेशर की वजह से लगने वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऑन दिस सरफेस देयर विल बी फोर्सेस डेवलप्ड ऑन दिस। Okay, now understand beta, if I apply force in x direction, means if I apply internal pressure in x direction, every layer of this cylinder will be subjected to same deformation. इस सिलेंडर को देखिए, if I consider this layer, sorry, if I consider this layer, this layer, this layer, अगर मैं अलग अलग layers consider करूं तो क्या उन सारे layers पे deformation will remain same? हाँ, because this cylinder will remain straight, right? It is not going to start bending. ये ऐसा bend थोड़ी हो जाएगा, ये तो straight ही रहेगा ना। So if it will remain straight, then beta every layer will be subjected to same deformation, means at every point from top to bottom, at every point there will be equal deformation. And if the deformation is equal, that means the stress will also be equal at every point. I hope it is clear to everyone. I hope ये वाला point सबको समझ में आया कि मेरे भाई जो टॉप से बॉटम तक अलग अलग पॉइंट है ना ऑन दिस सरफेस, जिस सरफेस को हमने कट मारा है उसके अलग अलग पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं, दिस सिलेंडर विल रिमेन स्ट्रेट, सो एवरी लेयर विल बी सब्जेक्टेड टू सेम डिफॉर्मेशन। मतलब टॉप लेयर का चेंज इन लेंथ 1 mm है, तो बॉटम लेयर का भी 1 mm होगा, सेंट्रल लेयर का भी 1 mm होगा। एवरी लेयर विल बी सब्जेक्टेड टू सेम डेल्टा एल। सो बेटा एवरी लेयर इज सब्जेक्टेड टू सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन, सो एवरी पॉइंट विल बी सब्जेक्टेड टू सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, राइट? नाउ इफ देयर वाज अ थिक सिलेंडर, अगर इसकी जगह एक थिक सिलेंडर होता तो क्या होता? If there was a thick cylinder and it was subjected to internal pressure or external pressure, will the deformation be same in every layer? क्या हर लेयर का डिफॉर्मेशन सेम होता या फिर चेंज हो जाता? Can you please answer this? If there was a thick cylinder, will the deformation of every layer, change in length of every layer will remain same or will it change? The change in length will be different if the cylinder bends, but thick cylinder है तो bend थोड़ी हो जाएगा, it is not going to bend, neither the thin cylinder will bend nor the thick cylinder will bend. So in case of thick cylinder also, the change in length of every layer will be same, so the strain at every point will be same, so the stress at every point will be same. So beta the sigma L in case of thick cylinder will also be same. तो ये इस बात को ध्यान में रखो कि लॉजिक से आंसर देते हैं, ऐसा नहीं है कि थिन में सेम तो पक्का थिक में डिफरेंट, थिन में चेंज नहीं हो रहा तो पक्का थिक में तो चेंज होगा ही, क्योंकि थिन और थिक में सब उल्टा होना मांगता है।
थिन में अगर अंदर पानी भर रहा है तो थिक में बाहर पानी भरेगा, है ना। तो बेटा ऐसा मत लॉजिक लगाओ, ठीक है ना। आप इस तरीके के लॉजिक मत लगाओ दैट व्हाटएवर वी आर गेटिंग इन थिन सिलेंडर ना, इट विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट इन थिक सिलेंडर. सो इफ वी आर स्टोरिंग द गैस इनसाइड द थिन सिलेंडर ना, देन इन थिक सिलेंडर विल स्टोर द गैस आउटसाइड. हे. तो इस टाइप का लॉजिक नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मतलब लॉजिकली सोचना चालू करो यार, दैट व्हाई वी आर गेटिंग सिग्मा एल सेम, because the change in length of every layer is same. So that will be the same case of thick cylinder also ना. ऐसा थोड़ी है कि थिक सिलेंडर है तो फिर चेंज हो जाएगा. क्यों चेंज होगा? चेंज तभी होगा जब ये बेंड होगा, और बेंड होगा क्या? नहीं बेंड होगा ना. सिलेंडर में हवा भरोगे अंदर से तो बेंड हो जाएगा? नहीं बेंड होगा, ठीक है। चलिए, तो बेटा सिग्मा एल विल रिमेन सेम at every point whether it is thin cylinder or thick cylinder. So if it is same at every point, now my derivation will become very simple. Why my derivation will become very simple? Because I will have to just use this equation. अब मुझे बस ये इक्वेशन यूज करनी है और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा. अंडरस्टैंड कैसे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड कैसे आंसर मिल जाएगा। सो बेटा summation of fx equals to 0 means net force in x must be 0. So what will be the net force on the right side? It will be equals to sigma L multiplied by this area, right? What is the area? Can anyone tell me? What is the area? This hollow area. So beta, if the area is hollow and the thickness is very small, can I say that the area is equals to pi dt? Can I say that the area is equals to pi dt? Yes, I can say that, right? Yes, I can say that sigma L multiplied by pi dt. If the area is not hollow, sorry, if the area is not very, the thickness is not very small, and if we are having a hollow area, it will be pi by 4 d outer square minus d inner square. So if it is a thick cylinder, you will write pi by 4 d outer square minus d inner square. But this is a thin cylinder, thickness is very small, so I will write the area equal to pi dt, okay, equals to what will be the force on this side? Pressure into area. And what will be this area beta? ये area कितना हो जाएगा? ये area कितना हो जाएगा? What will be this area? Pressure is acting on this complete area. ये पूरा ढक्कन लगा हुआ है, ये खुला नहीं है, पूरा ढक्कन लगेला है. तो बेटा इस पूरे एरिया को मैं कितना मानूंगा बेटा? कितना मानूंगा? P multiplied by, it will be pi by 4 d square. Yes. So now beta pi cancel, d cancel. I will get sigma L equals to PD by 4t. Yes. हाँ कि ना? ये समझ में आया? हाँ कि ना? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इक्वल्स टू PD by 4t. समझ में आया? तो बेटा अंडरस्टैंड how this equation is derived by just equating the forces in x direction, balancing the forces in x direction. This method of derivation is only valid if the stresses are uniform throughout the cross section. अगर stresses uniform नहीं होंगे, then how you will calculate this force? अगर ये stress uniform नहीं होता तो क्या मैं ऐसा कर सकता था? Stress into area equal to force? नहीं कर सकता था. So in that case you will not be able to derive the stress just by applying the equilibrium equation. You will have to derive the stress by doing something else. So do you now understand what will be the difference in derivation of thin pressure vessel and thick pressure vessel? Sigma L का derivation will not change because sigma L is constant in thin as well as thick pressure vessel. But the other stress, sigma C is not constant in thick pressure vessel, but it is constant, assumed to be constant in thin pressure vessel. So you can derive the equation of sigma C just like this in thin pressure vessel, not in thick pressure vessel. I hope it is clear to you. I hope आज आपको समझ में आ गया होगा कि exactly thin pressure vessel और thick pressure vessel में derivation में क्या अंतर है. तो बेटा sigma L का derivation will be same, but sigma C का derivation will change because in thin pressure vessel we assume sigma C to be constant, so we can use the same concept. Net force equals to 0. By that you will get sigma C. But in thick pressure vessel sigma C is not constant. So how you will calculate the force due to sigma C? Sigma C into area you can't do. So that is the exact difference between the derivation of thin pressure vessel and thick pressure vessel. ठीक है, चलिए. So I hope this is clear to everyone. ये सबको clear हो गया है. तो sigma L का derivation तो clear है.
Now beta, answer this very simple question. If there is a fluid running inside a pipe, means the ends are not closed. एक fluid है जो पाइप में बह रहा है, ends are not closed, what will be sigma L? अगर ends close नहीं है, open है, मतलब पाइप में बस पानी बह रहा है, x डायरेक्शन में पानी बह रहा है, then what will be sigma L? Yes, then there will be no resistance, right? कोई resistance नहीं रहेगा, कोई deformation नहीं रहेगा x डायरेक्शन में, so in that case stress will be zero. So if the ends are closed, stress will be zero. Sigma L will be developed only if the ends are open, but sigma C will be developed no matter what. भले ends close ना हो तब भी sigma C तो जरूर डेवलप होगा, क्योंकि y डायरेक्शन में the fluid is closed, right? y डायरेक्शन में तो ये क्लोज ही रहेगा ना पाइप, तो y डायरेक्शन में स्ट्रेस हमेशा डेवलप होगा, x डायरेक्शन में तभी डेवलप होगा जब एंड्स क्लोज्ड रहेंगे. यस, चलिए, तो ये पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया है. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.